इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज भार्गव। आज एक मुकाबला यहां होगा, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का दूसरा मुकाबला यहां से हजारों किलोमीटर दूर टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन का शुरू होने वाला है। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज जीतने के लिए बैडमिंटन के मैदान पर मुकाबले के लिए उतरने वाली हैं। देश की शान से जुड़े इस मुकाबले पर भी हमारी नजर होगी, लेकिन उससे पहले महिलाओं के हक के लिए जो सियासत हो रही है, सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, उसकी जरा बात कर लेते हैं। ट्रिपल तलाक कानून के 2 साल पूरा होने पर मोदी सरकार आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मना रही है। मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक से आजादी के लिए मोदी सरकार को शुक्रिया कह रही हैं, लेकिन एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी को इससे तकलीफ हो रही है। ओवैसी का कहना है कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के साथ सिर्फ एक धोखा है। सरकार मुस्लिम महिलाओं के साथ हमदर्दी का दिखावा कर रही है, ढोंग कर रही है। क्या आपने यह कानून बनाकर एक धोखा दिया है? यह कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। ये इक्वालिटी के खिलाफ है, ये मुस्लिम लोगों को डिमोनाइज करने के लिए कानून बनाया गया। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन डे मनाएंगे, दूसरे कम्युनिटी का नहीं मनाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारी ओबीसी बहनें, सबका एम्पावरमेंट हो चुका है? क्या आपने रिकॉर्ड है, बताइए। तो ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इस कानून से मैंने कहा कि उल्टा मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, धोखा होगा, वो और परेशान होंगी और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। डिमोनाइजेशन होगा मुसलमानों का, सिर्फ केस बुक होगा, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं होगा उन लोगों पे। तो ये हमेशा इनकी आदत रही है धोखा देने की, फरेब देने की, और ग्राउंड पर इसका कोई ना तो मुस्लिम महिलाओं ने, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है, बल्कि इसको रिजेक्ट किया है। ओवैसी मोदी सरकार पर मुस्लिम महिलाओं से झूठी हमदर्दी का आरोप लगा रहे हैं। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर पलटवार किया। कहा, हकीकत यह है कि कानून बनने से ट्रिपल तलाक के मामलों में कमी आ रही है, जिससे ओवैसी के पेट में दर्द हो रहा है। सवाल अभी भी वही है, मुस्लिम महिलाओं के नाम पर ओवैसी जैसे नेता कब तक सियासत करते रहेंगे, पॉलिटिक्स करते रहेंगे? मुस्लिम महिलाओं को मिली आजादी की कब तक खिलाफत करेंगे? इन्हीं सवालों पर होगा आज का मुकाबला। बस तो आज का मुकाबला शुरू करते हैं। आज का मुद्दा, मुस्लिम महिला अधिकार को लेकर आखिर कब तक पॉलिटिक्स होगी, सियासत होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ राजीव जेटली साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब हैं हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, और विजय शंकर तिवारी साहब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमारे साथ हैं। असीम वकार साहब हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। राजीव जेटली भाई, सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगा। आज मोदी सरकार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मना रही है, लेकिन ओवैसी साहब को इससे सख्त एतराज है। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, ये फरेब है, ढोंग कर रही है मोदी सरकार, और जो ये हमदर्दी दिखा रही है वो दरअसल दिखावा है। उनकी तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि वो महिला नहीं है। उनकी तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि वो अपने अधिकारों से वंचित हो गए। जिन अधिकारों के चलते उन्हें ये आजादी थी कि कितने भी विवाह कर ले, कितने भी निकाह कर ले और कहीं पर भी रख दे। मतलब मैं तो ये कहूंगा, उसको घर ना कह के जिसे दड़बा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, कि वो दड़बे में रखने वाली चीजें जो उन्होंने बना रखी थी, अब उन्हें अधिकार मिलने शुरू हो गए हैं। आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिए गए इनिशिएटिव पर, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार मिले हैं, उसमें मुस्लिम महिलाएं हर्षोल्लास मना रही हैं। ओवैसी साहब को दिक्कत हो सकती है, हो सकता है हमारे डिबेट में अब किसी और को भी दिक्कत हो जाए। ये अधिकार उनके छीने हैं, तो अपने अधिकार छीनने में तकलीफ तो होगी पंकज भाई। तो ये कहना कि ओवैसी साहब कह रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण करती आई हैं, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। जिन राजनीतिक पार्टियों ने मुस्लिम महिलाओं। राजीव भाई, एक बार जरा 30 सेकंड्स में ये जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, फिर हम डिबेट को खोलेंगे। क्यों एतराज लग रहा है आपको हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब को? नहीं, उन्हें नहीं, ये एक विचारधारा है। जिस विचारधारा पे वो चलते थे, उन्हें ऐसा लगता था ये अधिकार केवल पुरुषों का है कि वो कितनी भी शादियां कर सके। मैं कल का ही किस्सा बताता हूँ आपको सोनीपत का। सोनीपत में एक मुस्लिम पुरुष ने एक और शादी करी, तो उसकी
जो बेगम है उसको यह अधिकार मिला कि वो थाने में जाके उन्होंने कंप्लेंट करवाई। अगर ये कानून ना होता तो वो दूसरी शादी करते और पीछे वाली दो को छोड़ देते। तो ये आज अखबारों की सुर्खियां बनी है ये बात कि अब मुस्लिम महिलाएं थाने में जाके अपने शोहर के खिलाफ कंप्लेंट करवा सकती हैं कि वो अब दूसरी शादी का अधिकार। ठीक है राजीव भाई, आपने अपनी बात कह दी। अब मैं जरा बाकी मेहमानों के पास जाऊं। सबसे पहले असीम वकार साहब, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप AIMIM पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात की, देखिए कम से कम मोदी सरकार ने यह तो सोचा कि मुस्लिम महिलाएं जो है उनके अधिकार की बात हो, एक दिवस ऐसा हो जब उनके हक की बात हो। इसमें एतराज किस बात का? नहीं, मैं तो ये कोशिश करूंगा कि काश जो बात मैं कह रहा हूं आपसे वो आसानी से आपकी समझ में आ जाए। हिंदुस्तान में 14% जो मुसलमान हैं, इनमें जो तलाक का रेशियो है वो अगर आप हिंदुस्तान में जो सरकारी आंकड़ा उसके हिसाब से देखेंगे तो अब तक के 1,12,000 के आसपास है। और उस 1,12,000 में भी शायद 1.2% या 1.3%, लगभग 1300 इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, मतलब ट्रिपल तलाक इन वन गो के मामले हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान में जो 84% का तबका है, उनके यहाँ जो तलाक है, जिसमें जो हिंदुस्तान की सरकार का आंकड़ा है वो ये कहता है कि 20 लाख से ज़्यादा हिंदू बहनें ऐसी हैं जिनको तलाक भी नहीं दी गई और पति का सुख भी नहीं दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, अबेंडन कर दिया गया। जो हमारी हिंदू बहनें 20 लाख हैं, अभी जेटली जी बोल रहे थे आपके धर्म की जो बहनें हैं वो 20 लाख ऐसी तादाद है जिनको ना तलाक दी गई, ना उनको पति का सुख है, ना अधिकार है, ना उनको कोई खर्चा दिया जा रहा है, ना मकान दिया जा रहा है। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इमरान खान लड़ेंगे पाकिस्तान के? सारी मोहब्बत 1300 महिलाओं से आपको, और 20 लाख से मोहब्बत कौन करेगा? उनके फर्ज की लड़ाई कौन लड़ेगा? आसिफ वकार लड़ेंगे, असद ओवैसी साहब लड़ेंगे? ये जवाब दीजिएगा। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि अगर कोविड ना होता तो ताल कटोरा स्टेडियम में 3000 महिलाओं को बुलाकर मुस्लिम वोमेन्स क्या डे मनाते, अधिकार दिवस मनाते। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, जिस दिन आसिम वकार पावर में आए उस दिन पूरे हिंदुस्तान की जो हिंदू बहनें इनकी लड़ाई लड़ूंगा और इसी ताल कटोरा स्टेडियम में 20 लाख में से 2 लाख महिलाओं को बुलाऊंगा। ठीक है सर, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। ठीक है सर। उसमें गुजरात की जो बहनें हमारी, सुनिए सर, बोलने दिए। नहीं, देखिए अब पहले सबके पास गुजरात की हमारी बहनें हैं, गुजरात से समझ गए होंगे आप, और उसमें मुख्तार अब्बास नकवी को बुलाऊंगा। ठीक है, असीम वकार साहब आपने अपनी बात कह दी। और स्मृति ईरानी को बुलाऊंगा। ठीक है, उनको भी चीफ गेस्ट बनाऊंगा। ठीक है सर, आ रहा हूं आपके पास। ये जो बहनें बैठी हैं, बिल्कुल ठीक है, अब इनसे बताओ कि तुम किसके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अब जरा मैं जवाब लूं, लेकिन बाकी मेहमान भी जरा उनके पास भी मैं चला जाऊं। विजय शंकर तिवारी जी, आपने सुन ली असीम वकार साहब ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1300 महिलाओं से ही इतनी मोहब्बत क्यों? 20 लाख बहनें हैं, उन्हें ना तलाक दिया गया, ना उनके हक की बात होती है, उनको ना मकान दिया गया। उनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? पंकज जी, असीम वकार जो अभी कह रहे थे हिंदू बहनों की उनको बड़ी चिंता है, मुस्लिम महिलाओं की उनको चिंता नहीं है। एक भी ऐसी घटना बता दें असीम वकार पूरे देश में कि किसी हिंदू बहन को व्हाट्सएप करके तलाक दे दिया गया हो, या किसी हिंदू बहन को एक तलाक 3 बार कह करके एक झटके में उसको उसके साथ संबंध विच्छेद करके उसको सड़क में खड़ा कर दिया गया हो। एक भी देश में कोई घटना अगर असीम वकार को पता है तो बता सकते हैं। दूसरे, यहाँ एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है पंकज जी, वर्षों लग जाते हैं तलाक होने में, 5 साल 7 साल 10 साल, इतनी बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन आपको देखा होगा कि जब 2.5-3 साल तक विमर्श तलाक का चला तो हमें तो ज्यादा नहीं पता है विजय शंकर तिवारी के बारे में। आपकी बहनें पता है, 20 लाख बार-बार एक बात कहते थे। एक मिनट, जेटली जी की बहन। असीम वकार साहब, देखिए मैं आऊंगा। असीम वकार साहब, आप डायरेक्ट जवाब दीजिएगा, जरा सुन लें एक एक करके। मैं बाकी 2 मेहमान भी हैं, मैं आऊंगा आपके पास। असीम वकार साहब, वक्त दिया जाएगा, तो बहुत वक्त है हमारे पास। मुस्लिम की है, ईसाई की है, पारसी की है, पंकज जी, वो मुसलमान की है, वो ईसाई की है, हिंदू की है, पारसी की है, जैन की है, सिख की है, सबकी बेटियां हमारी बहनें हैं असीम वकार। ये आप एक बात समझ लीजिए। हम एक बात कहते हैं कि जब ये विमर्श हो रहा था तो
असीम बकार जी और इनके साथ के लोग कहते थे हमारे यहाँ ये पद्धति नहीं है, 3 बार तलाक पे तो तलाक होता है लेकिन उसका एक समय अंतराल है। हम कहते हैं जो व्हाट्सएप में और कॉल करके और तुरंत 3 तलाक कह करके तलाक दिए गए उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की क्या? कि केवल कुरान की बात केवल ईश निंदा पर होता है? ठीक है सर, यानी आपके विजय शंकर तिवारी जी आपने अपनी बात कह दी, बाकी 2 मेहमान है जरा उनके पास चले जाओ, फिर हम डिबेट को खोलेंगे सर। 3 दिन पहले हुई है, ठीक है सर, एक मस्खरे को गला काट दिया गया है, ठीक है सर। मैं ये कहता हूं कि हदीस और कुरान का सहारा लेकर के आप महिलाओं के साथ इतना अनाचार होता रहा, इस पर आप बोलना चाहिए था ना आपको। ठीक है सर, आपने अपनी बात कह दी। अब जरा आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आचार्य जी, होना चाहिए। विजय जी आपने अपनी बात कह दी, मैं आऊंगा, डिबेट को खोलेंगे हम, आप सबको मौका दिया जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब आपके पास आऊंगा। इतने साल कांग्रेस ने भी राज किया, देखिए ये जो मुस्लिम महिला अधिकार का ये दिवस मनाया जा रहा है और इससे एतराज है ओवैसी साहब को, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो पंकज जी ये है कि कुरान और हदीस के हवाले से अगर देखा जाए तो इस्लाम में 3 तलाक को, इस इंस्टेंट तलाक को सबसे ज़्यादा नापसंद फरमाया गया है, नापसंद बताया गया है। अब सवाल है दूसरा के साथ जो चीज़ को नापसंद किया गया उसको एक सरकार ने हटा दिया। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देश की संसद को कानून बनाने का अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार, जब राजीव गांधी जी की हुकूमत थी तो इस पे एक फ़ैसला दिया था, तो राजीव गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी और उसमें संसद में वो जो फैसला था वो बदल दिया था। अब देश की संसद को किसने चुना? देश की जनता ने। देश की जनता ने संसद चुन दी, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद ने कानून बना दिया। तो अब किसी कानून से सब लोग सहमत हों ये तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा कोई सा कानून तो है नहीं जिससे लोग असहमत नहीं है। और वकार साहब को, ओवैसी साहब को अपने विरोध जताने का भी अधिकार है। हमारे देश की ये खूबसूरती है कि यहाँ कानून बनाओ, उसका विरोध करने का भी अधिकार है। तो जिस अधिकार से ओवैसी साहब विरोध कर रहे हैं, बीजेपी ने कानून बना दिया। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो हुई है पंकज जी आपकी डिबेट में, कि वकार साहब कह रहे हैं कि साहब हम हिंदू बहनों का मुकदमा लड़ेंगे, हिंदू बहनों के साथ खड़े होंगे, और बीजेपी मुस्लिम बहनों की लड़ाई लड़ रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है देश में, ऐसी चलती रहे, परमात्मा इस देश को ऐसे ही मिलजुल के आगे बढ़ाता रहे। तो यानी आप दोनों से इत्तेफाक रखते हैं, आपकी अपनी कोई राय नहीं है? आप कह रहे हैं कि जो बात विजय शंकर जी कह रहे हैं और जो बात राजीव जेटली ने कही है उससे भी आप इत्तेफाक रखते हैं, और जो बात असीम वकार साहब ने कही उससे भी इत्तेफाक रखते हैं? आचार्य जी, भाई एक बात बताओ, अब हम राय अपनी रखें, खामोखा बेहूदी बातें करें? हमें देश की जनता ने इस लायक कहाँ छोड़ा कि हम अपनी राय रखें, हम कानून का विरोध करें? हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पावर शक्ति तो है नहीं। संसद में बीजेपी का बहुमत है, उन्होंने कानून बना दिया। वकार साहब कह रहे हैं हम इसका विरोध करेंगे, करो भाई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं वकार साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा जी हम हिंदू बहनों की लड़ाई लड़ेंगे, और बीजेपी सब कह ही रही है कि हम मुस्लिम बहनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने फैसला कर दिया। तो मैं तो इस पर खुशी जाहिर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, देश ऐसे ही चलना चाहिए, मिलजुल के चलना चाहिए। अजीज खान साहब, जरा मैं आपको चर्चा में लेके आता हूं। आप ये बताइए, जो आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मना रही है मोदी सरकार, और जो एतराज ओवैसी साहब ने जताया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए पंकज भाई, ये सबसे पहले इस पर एक हम शेर कहना चाहेंगे बीजेपी के ऊपर, और खासतौर से जेटली साहब सुने इसको, कि ये दिखावे की सभी हमदर्दियां रह जाएंगी और पोछिए मत मेरे आंसू, उंगलियां जल जाएंगी। जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, एक हमदर्दी के नाम पर जिस तरीके से कुठाराघात किया गया है, ये वाकई में अगर हमदर्द हैं तो इनसे मैं जानना चाहता हूं कि कितनी मुस्लिम बहनें हैं जिनको इन्होंने सांसद बनाया, मंत्री बनाया, उनके हितों की लड़ाई लड़े, उनको आरक्षण दिया, उनको नौकरी दी। पहली बात, इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को कानून बनाकर उनको चौराहे पर खड़ा कर दिया। मैं इसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो कानून बनाया उसमें जिनका तलाक हो जाता है वो 90% महिलाएं चौराहों पर दर दर भटक रही है। इन्होंने कानून बनाया कि जो मर्द औरत को तलाक दे देगा वो जेल में रहेगा 3 साल। अगर वो जेल में 3 साल रहेगा तो उस महिला का भरण पोषण कौन करेगा, उसके बच्चे का देखरेख कौन करेगा? तो और मैरिज टूटा भी नहीं, इंपॉर्टेंट बात समझिए आप, महिला का मैरिज टूट नहीं रहा है, महिला घर पर रह रही है
और जब 3 साल बाद वो लौट करके पुरुष आएगा तो क्या वो महिला से कितनी मोहब्बत रखेगा, कितना लगाव रखेगा, या नफरत को उन्होंने पूरी तरह से जन्म दे दिया। आपकी बात सर, सरल मेरी बात सुनिए सर, विद्वान आदमी मुझे मौका दें। एक मिनट जरा सुन लीजिए, एक मिनट जरा अजीज खान साहब को सुन लीजिए। कानून था सर, मुझे पंकज भाई मुझे मौका, ठीक है अजीज खान साहब बोलिए, फिर मैं जाऊंगा। कानून था, जब ऑलरेडी कानून था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में 125 सीआरपीसी में, उसमें था कि अगर कोई भी तलाक दिया जा रहा है तो मर्द उसके खर्चे को, यानी बीवी के खर्चे को अफोर्ड करेगा जी। बहुत सारे प्राविधान थे जी। इसका मतलब यह हुआ कि इस सरकार ने हस्बैंड और वाइफ के दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा दी। अगर दूरियां बढ़ा दी, पहले क्या होता था कि एक ऑफिसर मुस्लिम महिला के घर जाता था, मर्द के घर जाता था, दोनों में समझौते की बात करता था और 90% केसेस सलट जाते थे, सुलझ जाते थे। इसमें तो दूरियां बढ़ा करके इन्होंने नफरत का माहौल पैदा कर दिया। ठीक है, अब जरा जवाब ले लेते हैं। राजीव जेटली साहब, देखिए आपने असीम वकार साहब को भी सुना, आपने अजीज खान साहब को भी सुना। अजीज खान साहब तो देखिए अभी बोल रहे हैं कितनी मुस्लिम महिलाओं को हक दिया गया, 90% महिलाएं जो हैं वो चौराहे पर खड़ी हैं और अपने हक की बात कर रही हैं। 3 साल अगर पति जेल में रहेगा तो इन महिलाओं का भरण पोषण कौन करेगा, उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? देखिए दोनों लोगों ने जो बात कही उसका जवाब जरा दीजिए जेटली साहब। आग देखिए कितनी लगी है पंकज भाई, आग देखिए। जो चौराहे पे महिलाएं खड़ी हैं उन्हें ये लेकर घर पर जाएंगे। वो चौराहे पे इसलिए नहीं खड़ी होंगी, घर पे 5 होंगी और 5 को घर पे रखा जाएगा, 7वीं और लेके आई जाएगी, उसका धर्मांतरण करवाया जाएगा। और आप सोचिए आग कितनी लगी है। मैं यही कह रहा था एक मुस्लिम महिला को भी बिठा लेते यहाँ पे, वो कम से कम इनका बेहतर जवाब दे सकती है, उनके हालात क्या थे और इन लोगों ने क्या बना के रखा। आज भी टीवी के ऊपर एक पार्टी के प्रवक्ता इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये लड़ाई वकील वकार साहब की और समाजवादी अजीज साहब की है। ये दोनों का दुख है क्या इस वक्त? तीसरी जो असली दुखियारी थी वो तो आपने बिठाई नहीं चैनल के ऊपर, उसे बिठाना जरूरी था। अब दूसरी बात, आप देखिए ये आज का किस्सा नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने एक बात रखी, ये बहुत अच्छी बात। देखिए ये मुझे लगता है कहीं से भी कांग्रेस वाली बात नहीं थी, उनकी व्यक्तिगत राय थी, मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए जब हम आजादी के बाद संविधान बना रहे थे उस वक्त भी ये डिसाइड हुआ था क्या मुस्लिम महिलाओं को उनका सम्मान दिया जाना चाहिए, तो नेहरू जी ने कहा था नहीं, अगर हमने ये सम्मान दिया तो मुस्लिम पुरुष नाराज हो जाएंगे और इस वजहों से वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेंगे। और इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी जी के वक्त में आपने देखा शाहबानो केस आया, मतलब ये प्रथा चलती हुई चली जा रही थी। पहली बार किसी कांग्रेसी प्रवक्ता डॉक्टर आचार्य साहब के मुंह से मैं ऐसी बात सुन रहा हूं जिसमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर लड़ाई लड़ रही है मुस्लिम महिलाओं की। मुस्लिम हिंदू महिलाओं की कोई लड़ना चाहता है तो जरूर आ सकता है, वो वेलकम है, वो किसी धर्म के आधार पर नहीं निर्धारित होगा। तो आप ये देखिए, नहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं। मैं तो प्रमोद कृष्णन जी की तारीफ कर रहा हूं, आचार्य जी की, बहुत अच्छा बोले ये आज। मैंने कहा ये जो बात आज इन्होंने बोली नेहरू जी को बोलनी चाहिए थी, ये दिन थोड़ी होता आज हम डिबेट ना कर रहे होते। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया कि मैं मुस्लिम बहनों को अधिकार दिलवाऊंगा, उसके ऊपर आज वकार साहब और अजीज साहब हमसे लड़ाई ना लड़ रहे होते कि आपने अधिकार क्यों दे दिया उनको। ये अधिकार हमारे पास होना चाहिए। जो असीम वकार साहब 20 लाख हिंदू बहनों की बात कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? अरे हम तो कह रहे हैं वेलकम है, हिंदू बहनें मुस्लिम बहनें क्या होता है, दोनों बहनें हैं, इन्होंने बांट दिया उनको धर्म के आधार पे। अरे वो कोई किसी की भी लड़ाई लड़े, कोई नाम देकर के थोड़ी जाता है किसी वकील के पास या किसी राजनीतिक पार्टी के पास कि मेरे अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए। हम तो कहते हैं कोई जाना चाहता है तो जाए। अजीज खान साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट राजीव भाई, 1 मिनट। अजीज खान साहब, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था सर। देखिए पंकज भाई, मैं ये चाह रहा हूं कि जो कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए बनाया गया है, ये हिंदू बहनों के लिए भी कानून बनाया जाए, क्योंकि 20 लाख से ऊपर हिंदू बहनें पीड़ित हैं। उनके लिए बीजेपी क्या कर रही है? अरे उनके हित के लिए क्या कर रही है? क्या उनको ऐसे चौराहे पर छोड़ देगी? विजय शंकर तिवारी जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? विजय शंकर तिवारी जी कुछ कहना चाहेंगे? अधिकार अपने घर में पाती है, अपनी प्रॉपर्टी। विजय शंकर तिवारी जी, और उनका पति उन्हें तलाक नहीं दे सकता, वो कोर्ट में जाती है, ठीक है। एक मिनट राजीव भाई, 1 मिनट राजीव भाई, जरा विजय शंकर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए विजय शंकर। मैं एक बहुत अहम बात कहना चाह रहा था। नहीं, मैं अजीज खान ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू बहनों के लिए ऑलरेडी पहले से ही व्यवस्था है और
अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको तलाक देना पड़े, यानी ये आपके यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, आप तो 1, 2, 3 कर लेते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये जो आपने कही कि 3 महीने के अगर कोई जेल चला गया तो वो तो सड़क पे आ गई। सड़क पे तो अजीज खान साहब वो पहले दिन से आ जाती, जिस दिन एक झटके में 3 तलाक कह करके वो सड़क पर खड़ा कर देते हैं। और इसके बाद प्रक्रिया क्या है वापस आने की, सुनिए, इसके बाद प्रक्रिया क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोबारा अगर उसको उसी शोहर के साथ, उसी पति के साथ रहना पड़ता है तो उसके साथ आपके यहाँ इस्लाम में प्रक्रिया क्या है ये मुझे बताने की आवश्यकता। सारा देश, क्योंकि 2.5-3 साल तक ये विमर्श चला है, सबको पता है। ये हिंदू समाज में, हम हिंदू समाज और मुस्लिम समाज की बहनों की बात नहीं कर रहे, हम सारी बहनों की बात कर रहे हैं कि जो इस प्रकार की व्यवस्था के उसमें रह रही थी बहनें, उनको स्वतंत्रता मिली है, उसका स्वागत आपको करना चाहिए कि भाई सारी इन बहनों को स्वतंत्रता मिल गई। अब आप बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया, क्या गलत कर दिया? एक कानून ले आई, क्योंकि जो लोग ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, मुस्लिम महिलाओं बहनों को 3 तलाक एक झटके में दे दिया, व्हाट्सएप से दे दिया, फोन से दे दिया। आप तो समझदार व्यक्ति हैं, आपको स्वागत करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा कानून है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप तो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, भाजपा कांग्रेस करने में लगे हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, आज हम तमाम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, जब ये कार्यक्रम चल रहा है जहां मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, तो तमाम जो खवातीन हैं वो कह रहे हैं कि हम खुले में अब सांस ले सकते हैं, इस सरकार ने कम से कम हमारे बारे में सोचा तो देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, यानी जो तमाम खवातीन हैं वो बेहद खुश हैं। भाई अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। हम कब कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि मुस्लिम बहनें हों या हिंदू बहनें हों, बेटी, हमारे गांव में तो कहावत है कि बेटी साझा होती हैं, वो किसी की भी हो, पूरब की हो, पश्चिम की हो, उत्तर की हो, दक्षिण की हो। हमारे यहाँ तो यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। हम तो मुस्लिम बेटियों को या हिंदू बेटियों को अलग नज़र से नहीं देखते। अगर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और जहाँ तक सवाल है भाजपा का, भी जेतली साहब कह रहे थे मेरी बात को, वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मैं उनकी, भाई हम भाजपा के खिलाफ हो सकते हैं, भाजपा हमारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन हम मुल्क के खिलाफ थोड़ी हो सकते हैं। सर लेकिन आपसे ये सवाल तो पूछा जा सकता है ना, कितने सालों आपकी सरकार ने राज किया, तो मुस्लिम महिलाओं के हक की बात आपकी सरकार ने क्यों नहीं सोची? ये 2 साल पहले ही मोदी सरकार ने क्यों सोचा कि ये 3 तलाक का जो कानून है वो बने और ये अबॉलिश? अब 2021, हाँ ठीक है, 2021 आ गया। जो हुकूमतें होती हैं वो अपने हिसाब से चलती हैं। बहुत से कानून थे जो कांग्रेस ने बदल दिए, बहुत से कानून थे जो कांग्रेस बदलना चाहती थी, नहीं बदल पाई। पंडित नेहरू ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया, देवे गौड़ा ने क्या किया, इससे थोड़ा आगे निकलिए। जिसके हाथ में जो था देश को बनाया है। पंडित नेहरू ने भी इस देश का निर्माण किया, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो विरोधी थे उनके, लेकिन उन्हें कहा था आप साक्षात दुर्गा हैं। तो अगर कोई सरकार काम कर रही है, भाई देश की संसद ने अगर कानून बना दिया है तो उसका विरोध करने का भी अधिकार है। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि अगर कोई विरोध करता है कानून का तो उसको आप दूसरे नजरिए से नहीं, पर ये विरोध ठीक हो रहा है या नहीं, ये तो आप बता सकते हैं ना कम से कम आचार्य साहब। नहीं, ये तो महिलाएं बताएंगी। यहाँ तो कोई महिला है नहीं। अगर कोई मुस्लिम बहन हमारी बैठी होती तो उससे पूछते। मैं तो महिला हूँ नहीं ना, वकार साहब महिला। ठीक है, असीम वकार साहब, देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं खुश हैं तो हम खुश हैं। ठीक है, आप खुश हैं, चलिए अच्छी बात है। असीम वकार साहब, देखिए आज मैंने जो सवाल अभी आचार्य जी से पूछा, हम तमाम वो खबरें दिखा रहे हैं जब आज ये बाकायदा कार्यक्रम मोदी सरकार ने आयोजित किया है जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, स्मृति ईरानी जी भी हैं, तो उसमें हम तमाम खवातीनों को देख रहे हैं, बेहद खुश हैं। वो कह रही हैं हम खुले में सांस ले पा रहे हैं, हम कम से कम हमारे बारे में एक सरकार ने सोचा तो। और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये भी कह रही हैं महिलाएं। सुनिए सर, नहीं सुनिए सर, कौन क्या कह रहा है। मैं आपके चैनल पर भारत सरकार से एक मांग रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं जो मैं मांग रखूं, यहां जो बैठे लोग हैं, कौन नहीं कह रहा, वो मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं। सुनिए सर जी, सर बोलने दीजिए। जी जी बोलिए। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है, हाँ, वैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आसिम वकार ये मांग कर रहे हैं जी कि हिंदू बहनों को जिन लोगों ने छोड़ दिया है, उन सभी हिंदू बहनों को भारत सरकार कानून बनाए कि उनके पति जो छोड़ चुके हैं लेकिन तलाक नहीं दे रहे हैं, 50 लाख रुपए नगद
एक मकान, और जब तक वो जिंदा है तब तक के 40,000 रुपए महीना उनको हर्जा खर्चा दें, और अगर नहीं देते हैं तो उन सबको 5-5 साल आप यहाँ मुसलमानों की, मुस्लिम महिलाओं की ये जो अधिकारों पे डिबेट करने के लिए बैठे हैं, उस पर हम बड़ी चर्चा कर सकते हैं, उस पर पार्लियामेंट में भी चर्चा आपको बुरा क्यों लग रहा है? वो ऑलरेडी आपको बुरा क्यों लग रहा है? संविधान में है, नहीं तो तो हम वंचित, हम वहां तो वंचित जो समाज से ठुकराई गई होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, उनके ऊपर आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आप कहते हैं मैंने सीट बेल्ट लगाई है इसलिए मेरे पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, मैंने हेलमेट लगाया है इसलिए मैं बिना पेपर के चल रहा हूं। की तरफ से मैं ये मांग कर रहा हूं ना, 30 सेकंड जिन हिंदू बहनों को उनके पतियों ने छोड़ दिया है उनको 50 लाख रुपए नगद तो दिखाइए, एक मकान, इतना तो बोल दीजिए, 40,000 रुपए महीना उनको कंपनसेशन दिया जाए। क्या आचार प्रमुख अजीज भाई आप मेरी बात से सहमत है? रखिएगा असीम वकार साहब, यानी ये तो आप मान रहे हैं ना कि जो आप 1300 मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, यानी जो ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, यानी ये सरकार ने अच्छा काम किया है, कम से कम ये तो आप मान रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि वो हिंदू महिलाओं के साथ भी वैसा ही अच्छा हो, यानी इस बात से तो आप इत्तेफाक रख रहे हैं ना कम से कम? नहीं तो आप नहीं चाहते हैं? नहीं तो पंकज भाई, क्या आप नहीं चाहते हिंदू बहनों के साथ अच्छा हो? नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूं, लेकिन आप ये इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात हुई है, तो ये अच्छा कदम मोदी सरकार ने उठाया है। जो 20 लाख बहनें हैं उनको जो पतियों ने छोड़ दिया है उनको 50 लाख रुपए कंपनसेशन, एक मकान और 40,000 रुपए महीना उनका 50 लाख 5 करोड़ की बात कीजिए ना, हस्बैंड जो इस तरह से कर रहे हैं उनको 5-5 साल की सजा हो। आप बताइए मेरे साथ खड़े हैं आप नहीं खड़े? यही मांग आप सर्वे कराइए। विजय शंकर तिवारी जी को जोड़ना चाहेंगे इसमें? एक मिनट जरा, एक मिनट राजीव भाई, विजय शंकर जी को जोड़ना चाहेंगे इसमें? एक मिनट, मैं इसका सर्वे कराइए। आचार्य जी क्या आप मेरे साथ हैं? असीम वकार ने बहुत बढ़िया बात कही है। अजीज साहब क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मुस्लिम बहनों के दुश्मन है क्या? आप ये मांग आप सारी महिलाओं के लिए क्यों नहीं उठाई? मैं दुश्मन हूं? मुस्लिम महिलाओं के लिए क्यों नहीं उठाई कि मैं मांग करता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को ये दिया जाए, ये नहीं दिया जाए? उनके दुश्मन है क्या है? आप पहले से दुश्मन थे, यहाँ भी आप भेदभाव कर रहे हैं। हम कहते हैं लड़ाई लड़ी, अब आप क्या आप हिंदू बहनों के दुश्मन है क्या? हाँ मिलाइए। जो तलाक नहीं, आप हिंदू बहनों को दुश्मन है क्या? उनके साथ न्याय होना हिंदू बहनों को दुश्मन है क्या? क्यों नहीं करते आप? हम कहते हैं सबकी बात आप हिंदू बहनों को दुश्मन है? केवल हिंदू बहनों की बात, क्या मुस्लिम महिलाओं की दुश्मन हो गया? आप उनके लिए मांग क्यों नहीं? उनको नहीं चाहिए अधिकार, उनको 50 लाख रुपए नहीं चाहिए, उनको मकान नहीं चाहिए, उनको 40,000 रुपए महीना नहीं चाहिए, ये मांग करिए ना जी। फंस गए सर, असीम वकार मांग करिए ना सर, आप फंस गए। अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छी बात है सर, आप पहल की है आपने, आप फंस गए सर, आप फंस गए। आपने बहुत अच्छी पहल की, फंस तो आप गए, फंस तो आप गए असीम वकार। मुस्लिम महिलाओं के लिए मांगने का मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी। राजीव जेटली साहब देखिए, आज जो ट्वीट्स किए हैं एक के बाद एक असदुद्दीन ओवैसी ने, उनका एक बयान भी आया। एक मिनट विजय शंकर तिवारी, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आदत है धोखा फरेब करना। कितनी मुस्लिम महिलाओं से न्याय किया उन्होंने। नजीब की मां का जिक्र किया, जुनैद की मां का जिक्र किया कि जो इंसाफ के लिए तड़प रही हैं, और लाखों महिलाएं जो है सड़कों पर बैठी सीए और एनआरसी के खिलाफ। आज इलिटरेट मुस्लिम जो हैं उनकी कितनी बड़ी संख्या है, ड्रॉप आउट मुस्लिम महिलाओं की कितनी बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है, इक्वालिटी के खिलाफ है। ये तमाम बातें एक साथ कह दी हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। राजीव जेटली साहब, मैंने ओवैसी साहब का ट्वीट देखा पंकज भाई, आप उनका ट्वीट दोबारा देखिएगा। उन्होंने केवल मुस्लिम महिला अधिकार दिवस को छोड़ के बाकी सब कुछ बोला। उन्होंने सीए को कोट किया, उन्होंने जुनैद को कोट किया, सबको कोट कर दिया। केवल अपनी समाज में भारी मात्रा में जो सड़कों पर, मैं अजीज साहब के हिसाब से जो चौराहे पे खड़ी हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करी। अगर उनके बारे में चर्चा करी होती तो शायद एक संदेश नहीं। जो बात असीम वकार साहब उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि इक्वालिटी की जब आप बात करते हो तो बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनकी महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है उसके लिए क्या? ये सवाल उठा रहे हैं असीम वकार भी, और यही अजीज खान साहब भी बात कर रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ये बात कही है। पंकज भाई, वकार साहब अभी बोलते हैं, अजीज साहब बोलते हैं कि सबके अधिकार एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। बुलवा दीजिए इनके मुंह से ये बात कि इस देश का नागरिक सबका एक ही कानून और एक ही अधिकार होने चाहिए। आप बोलते हैं इस बात को। अजीज खान साहब जवाब दीजिए। अजीज खान साहब, साथ चलेंगे, अधिकार अलग अलग कर रहे हैं। अजीज खान साहब, ना एक अधिकार, एक कानून, अलग कर रहे हैं। एक अधिकार होना चाहिए। मुसलमानों का भी वही होना चाहिए जो हिंदुओं का है। अजीज खान साहब, सरकार हिंदू महिलाओं का है, वही हिंदू पुरुषों का होना चाहिए। राजीव भाई जरा सुन ले अब जरा एक मिनट। अजीज खान साहब जवाब दीजिए। देखिए पंकज भाई, राजीव जी ने कहा
कि साहब ये गैर मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कहे और मुस्लिम। देखिए मेरी सीधी सी मांग ये मुस्लिम और मुस्लिम नहीं, मेरी बात सुनिए आप। कुछ नहीं कह रहा हूं, आप सबके अधिकार की बात करिए ना। नहीं मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। अरे साहब मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। अधिकार की बात देखिए देखिए सर मेरी बात, अजीज और राजीव जेटली। अरे भाई मेरी बात सुने, अब आप बोलने नहीं, राजीव भाई जरा बोलने दीजिए प्लीज, जरा बोलने दीजिए। एक सुनना भी नहीं चाह रहे हैं आप। ठीक है, बोलिए अजीज खान साहब। अच्छा बोलिए। देखिए पंकज भाई एक बात समझिए आप, हाँ। ये कोई 5 काम मुस्लिम महिलाओं के लिए बता दे कि इन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई काम 5 काम बेहतर किया हो। 5 काम भी बता देता हूं मैं। अपने 7 साल के कार्यकाल में 5 काम बता दे कि मुस्लिम महिलाओं के लिए इन्होंने किया हो। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या कोई शिक्षा के लिए कोई काम किया? क्या ये मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देंगे? क्या ये मुस्लिम महिलाओं को नौकरी देंगे? क्या ये मुस्लिम महिलाओं को सांसद और विधायक बनाएंगे? क्या मंत्री बनाएंगे? ये बताएं ना, ये हमदर्द है, बताएं। अजीज खान साहब एक छोटा सा सवाल मेरा भी है, जरा उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं राजीव जेटली जी से जवाब चाहूंगा। अजीज खान साहब, आज जो तमाम महिलाएं आज उस कार्यक्रम में हैं वो ये कह रही हैं कि हम आजादी से अब सांस ले पा रही हैं। ओवैसी साहब सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब ओवैसी साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने इसे रिजेक्ट किया है, तो आपको लगता है कि वो सही बात कह रहे हैं? वो तो गलत बात कह रहे हैं। तमाम खवातीन जो आज उस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, क्या वो मुस्लिम महिलाएं नहीं है? देखिए पंकज भाई, बहुत सीधी सी बात है कि आज जो इन्होंने एक कानून बनाया है, इस कानून से तमाम जो शादीशुदा औरतें हैं जिनमें आपस में थोड़े बहुत तनाव भी थे, वो शादियां टूट रही हैं। हिंदू महिलाओं को 98% शादियां टूट रही हैं, आपस में समझौता नहीं हो रहा है। कौन जिम्मेदार होगा? उनका भरण पोषण कौन करेगा? विजय शंकर तिवारी साहब कौन जिम्मेदार होगा? उनका भरण पोषण कौन करेगा? विजय शंकर तिवारी साहब। बहुत छोटा सा। नहीं, मैंने कहा ना, 10 सेकंड में खत्म मैंने कहा कि ऑलरेडी जब 3 बार आपने तलाक दे दिया तो सड़क पर तो पहले ही आ गई। उसका भरण पोषण कौन कर रहा है? तभी तो वो निकल कर बाहर आई। और पिछले 2.5-3 साल तक जो विमर्श चला खान साहब, उसमें वही महिलाएं आई जिनको 3 तलाक दिया गया था कि हमें घर से बाहर निकाल दिया गया है, हम सड़क पर हैं। तो आप कौन सी महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनका भरण पोषण तलाक देने वाले कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं। देखिए विजय जी, उनको तो पहले ही आपने तलाक देकर तलाक का पूरा कानून नहीं मालूम है, तलाक का तरीका नहीं मालूम है। तलाक 3 तरीके का होता है। मुझे कानून नहीं पता, बिल्कुल कानून नहीं पता, लेकिन मुझे वो वस्तु किताब पता है। खान साहब, मुझे वो पता है जो दिखाई पड़ रहा है। जो तलाक बिदअत की बात आप कर रहे हैं, वो इस्लाम में वो जायज ही नहीं है। वो इस्लाम उसको एडमिट ही नहीं कर रहा है। तलाक के अहसन और तलाक के हसन इसको एडमिट कर रहा है। तो खान साहब, आप उनको सजा क्यों नहीं देते? तो उसके आप उनको सजा क्यों नहीं देते? बहुत कम है। खान साहब, फिर उनको आप चौराहे पर खड़े होकर कोड़े क्यों नहीं लगाते जो इस प्रकार करते हैं? कौन कोड़े लगाएगा? कौन कोड़े लगाएगा? आपने कोड़े आप लगाइए ना। आप तो बात में आपके यहाँ जो आपके धर्म पर कोई क्वेश्चन मार्क कर देता है, उसका गला काटने की बात करते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे आप। नफरत पैदा करके नहीं, मैं कहता हूँ आपके इस्लाम के खिलाफ कोई बात करता है तो आप गला काटने की बात करने लगते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ आपके नियम कानून नहीं मानता उसके लिए क्या है आपके पास? असीम वकार साहब, जो सवाल मेरा था वो अगर मैं आपसे भी पूछूं, जो आज तमाम महिलाएं वो ये कह रही है कि हम खुश हैं कि हमें हमारे हक की बात इस केंद्र सरकार ने सोची है, और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने रिजेक्ट कर दिया इसको। क्या जवाब है आपका असीम वकार साहब? नहीं सर, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आपने अभी तक के एक बार भी जो मैंने बात की, आपने उस बात का ना हामी भरी। मैं ये कह रहा हूं कि आप हमसे कहते हो समान अधिकार होना चाहिए, और आप खुद समान अधिकार की बात नहीं करते हो। आप करो नहीं 1300 की लड़ाई लड़ेंगे, 20 लाख की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मुझे पता है कि आप क्यों भाग रहे हो उस बात से कि जो मुस्लिम जो हिंदू महिलाओं को तलाक बिना दिए छोड़ा गया है, उनके अधिकार की लड़ाई आप क्यों नहीं लड़ रहे हो? सिर्फ एक महिला की वजह से, एक महिला की वजह से आप डरते हो। आपके जबान से अल्फाज नहीं निकलते सर। आज घर भी जाना है आपने, क्या फेस लेकर पब्लिक में जाएंगे? राजीव जेटली जी, आप इनका तो जवाब दीजिए। साथ ही साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस जो है बीजेपी की बात से इत्तेफाक रख रही है। इतने साल इनकी सरकार रही है, इन्होंने क्यों नहीं मुस्लिम महिलाओं के हक की बात की? अब 2 साल पहले अगर आपकी सरकार ने ये काम किया है तो आचार्य जी की जो सरकार है वो इतने साल उन्होंने भी राज किया है। आज वो आपकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि चलिए मुस्लिम महिलाओं के हक की बात कम से कम बीजेपी सरकार ने की। नहीं, मैं तो कहता हूं आज तो आचार्य जी की जुबान पे सरस्वती बैठी है, और जब किसी की जुबान पे सरस्वती बैठती है वो भारतीय जनता पार्टी की तरह बोलना शुरू कर देता है। तो आचार्य जी को नमन,
आज उनकी जबान पे सरस्वती बैठी और वो भाजपा की तरह बात कर रहे हैं। आज जिस दिन नहीं बैठेगी वो कांग्रेस की तरह बात करनी शुरू कर देगी। और मैं दूसरी बात अजीत साहब और वकार साहब से बोलना चाहता हूँ, वकार साहब, अजीत साहब, घर भी जाना, खाना नहीं मिलेगा आज आपको। अब हमने वो अधिकार दे दिया कि आप यहाँ बैठ के जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसमें आपके घर में देख रहे होंगे आपको लोग कि यार ये हमारे अधिकारों को छीन के किसकी लड़ाई लड़ रही है वहां पे। अब हमने आपकी बेगम को अधिकार दे दिया है, अगर घर में ज्यादा ऊंच नीच होगी तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो इसलिए आचार्य जी, बड़ी देर से आप खामोश हैं। राजीव जेटली जी ने बोला कि आप बीजेपी की जबान बोल रहे हैं आज। आचार्य जी, ये अधिकार तो आप अपने बेगम, ठीक है, एक मिनट। आचार्य जी, आप बीजेपी की जबान बोल रहे हैं आज और आपकी जबान पर सरस्वती बैठी हुई है, ये क्या बात कर रहे हैं राजीव जेटली जी? राजीव जी, उनको भी तो ये अधिकार दे दो। आता हूं अजीज खान साहब, एक मिनट जरा आचार्य जी का एक कॉमेंट ले लूं मैं। अजीज साहब, आचार्य जी, देखिए, एक बात तो ये है कि जेटली जी का धन्यवाद कि उन्हें बड़ा अच्छा लगा मेरा बोलना, लेकिन मैंने इसलिए ये बात नहीं की कि ये भाजपा को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। मैंने तो कहा कि भाई ये कानून बना, उस पर बहस हुई, सालों बहस चली, गाली गलौच हुई, तू मैं टेलीविजन पे हुई, मारपीट तक हो गई टेलीविजन स्टूडियो में 3 तलाक के मुद्दे पे, लेकिन अब कानून बन गया। जैसे कानून बनाने का संसद को अधिकार है, वैसे उसका विरोध करने का भी अधिकार है। तो अब मुझे लगता है कि इस पर बहस बेहुदापन है। और वकार साहब की एक बात से मैं सहमत हूँ कि वो जो कह रहे हैं कि साहब हिंदू बहनों के लिए भी जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर भी एक कानून बने, तो वो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ उनका इशारा। वो गुजरात बार बार कह रहे हैं कि एक हमारी बहन को छोड़ दिया गया, तलाक नहीं हुआ, उनका इशारा निजी रूप से प्रधानमंत्री की तरफ है। तो ये उनका जो मांग है तो ये बात ठीक है, लेकिन वहाँ किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करी है। दूसरी बात मैं आज कह रहा हूँ कि इस बात पे आप बहस कर रहे हैं, बहस मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से अभी एक सवाल पूछूंगा जेटली साहब से, तो बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मेरा सवाल सुनिएगा कि मेघालय में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा भाई गौमांस खाना चाहिए, इस पर उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? अगर ये बयान किसी दूसरे ने दे दिया होता, कांग्रेस के मिनिस्टर ने दिया होता, किसी मुसलमान ने दिया होता, तो क्या हाल हो गया होता। और अफसोस की बात है किसी टेलीविजन पे इसका जिक्र नहीं, किसी पे बहस नहीं, डिबेट नहीं। मेघालय के मिनिस्टर ने कहा है कि भाई ये मुर्गा बकरी मत खाओ, गौमांस खाओ, बीफ खाओ। इस पर बीजेपी हाईकमान ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? और थोड़ा विषयांतर है, लेकिन राजीव जेटली साहब मेरे पास वक्त कम है, थोड़ा इस पर भी आप जवाब दे दीजिए जरा। देखिए, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया इस बात को, किसी को यह अधिकार नहीं है इस बात को रखने का, और हम किसी को प्रमोशन नहीं देते हैं। जिस तरीके से प्रमोशन कांग्रेस ने केरला में दी थी, गौ मांस के पीस उठा करके, टुकड़े उठा करके, आपने देखा था गाड़ी के ऊपर खड़े होकर दिखा के कहा गया था हम ये खाएंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बीफ पार्टी की गई थी, कबाब बनाए गए थे, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की यूथ विंग राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए जिन मांस के टुकड़ों को दिखा रही थी वो बीफ के टुकड़े थे। हम उसका, अगर हमारे किसी नेता ने बोला तो उसके खिलाफ हमने स्पष्टीकरण भी दिया था कि ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जाएगा, ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जो चीज खाते हैं ठीक है, वो आपको दिखा के ये बोला जाए कि हम खाते हैं। चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, आपने अपना जवाब दे दिया। राजीव जेटली साहब आपका, आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, असीम वकार साहब, अजीज खान साहब और विजय शंकर तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो मुकाबला में आज बस इतना ही। अब मुस्लिम खवातीन खुश हैं इस 3 तलाक जो एबॉलिश हुआ है, जो कानून बना है, तो कम से कम ये एक बड़ी राहत की बात है और ये एक तरह से उपलब्धि भी है मोदी सरकार के लिए। और मां विंध्यवासिनी के दर से आज योगी और अमित शाह ने क्या यूपी चुनाव का बिगुल बजा दिया? क्या भक्ति की डोर से 2022 में भी योगी को मिलेगा जीत का आशीर्वाद? जरूर देखिए कुरुक्षेत्र 6:20 पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।